हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। आज हम दोस्तों आपके साथ बात करने वाले हैं करंट अफेयर। जो हमारा न्यूज़पेपर होता है उसके बारे में हम बात करेंगे और उसमें हम उसको स्टैटिस्टिक्स से भी लिंक करने की कोशिश करेंगे। और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए सभी लोग आपको पढ़ाते हैं, बट इतना समझ लीजिए कि बहुत कम ही लोग होते हैं कि आपके अपने एग्ज़ाम्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी अकॉर्डिंग ये जो है कि आपको फुलफ़िल करवा पाते हैं। बहुत से ऐसे टॉपर्स होते हैं, उनका ये कहना होता है कि हम न्यूज़पेपर ही पढ़ कर के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस अपने कंपटीशन को क्लियर किया है। तो उनका कहना गलत नहीं होता है, सही होता है। ऐसा ही इस वजह से मैं बोला हूँ क्योंकि उन्होंने अपने स्टैटिक्स पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होते हैं। और जब न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो वो स्टैटिक्स पार्ट को न्यूज़पेपर से लिंक करके पढ़ लेते हैं। दूसरी तरफ यह भी होती है कि न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एक साथ दोनों डेली पढ़ना एक अपने आप में चैलेंजेस होता है। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं होता है कि वो आपका कवर ना करे। 99% कवर कर लेता है, 1-2% 5% बच भी जाता है तो वो जो है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट से आपको उसको कंप्लीट किया जा सकता है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपसे न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस वास्तव में अगर हम बात करें तो जो डिजिटल न्यूज़पेपर होता है इंडियन एक्सप्रेस का, बहुत कम पैकेज में वो पैसे में देते हैं। वो बहुत ही यूजफुल होता है हमारे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, both for the teacher as well as a competitor aspirant of the यूपीएससी या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और जब इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ते हैं तो दरअसल हमारे दिमाग में जब कुछ चीज़ें फिट होती हैं सिलेबस और उसके बाद जो है कि हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो हमें पता चलता है कि जो इंडियन एक्सप्रेस है कैसे क्वेश्चन को फॉर्मेट किया है, डिजिटली जो करता है उसमें ग्लैंड करके आता है, यूपीएससी स्पेशल की करके आती है, तभी करके आता है। यहाँ पे हम बात केवल कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस का जो ई पेपर होता है, ई न्यूज़पेपर, उसके बारे में बात करें। बट हम कोशिश ये करते हैं कि वो सभी आर्टिकल्स को हम आपके साथ कवर कर लें जो वास्तव में रिक्वायरमेंट होता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अगर मैं बात करनी है आज यहाँ पे, जैसे टाइटल अगर आपसे हम दिखाएं यहाँ पे कि क्या दिया हुआ, कह रहा है कि फ्रांस कोएलिशन पजल आफ्टर द लेफ्ट ब्लॉक द राइट। अब यहाँ पे देखिए, कहने का बस इतना ऑब्जेक्टिव यही है कि वहाँ पे अब सत्ता परिवर्तन हो रहा है। जैसे इंडिया में हमने पिछले 10 सालों में देखा, राइट विंग का बड़ा राइज देखने को मिला, दक्षिणपंथी का बड़ा बोलबाला देखने को मिला 2014-2019 के इलेक्शन में। बट 2024 का जो इलेक्शन हमने देखा है ये बहुत ही डिफरेंट रहा है। और एग्जाम जो और इलेक्शन हुए थे उसके लिए, और देखिए ये एक और टेस्ट होने वाला है और इलेक्शन की वजह से राइट विंग का। अभी हाल ही में कुछ ही दिनों में जो है कि कई 4-5 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्शन होने वाला है। और अगर वहाँ पे ये वही हाल हुआ जो लोकसभा में हाल हुआ, तो एक समझिए कि अब राइट विंग का कहीं न कहीं डिक्लाइनेशन शुरू हो गया। हर एक आइडियोलॉजी 20 साल 25 साल में अपने आप को हाइक पे रखती है। एक लेफ्ट पार्टी होती है, एक सेंट्रल पार्टी होती है। लेफ्ट पार्टी ये बिलीव करती है कि सब इक्वल है, राइट पार्टी किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को लेकर के बात करती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात भी नहीं करेंगे और फ्रांस की कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं बात करेंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ जो सिस्टम होता है फ्रांस में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से कैसे अलग होता है वहाँ से। तो देखिए यहाँ पे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और उसको प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका में बात करते हैं तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है। वहाँ प्रेसिडेंट हेड होता है, जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सब कुछ तब वैसे ही वहाँ पे होता है। लेकिन जब हम फ्रांस की बात कर रहे हैं आज यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, वहाँ की पॉलिटिक्स, फ्रांस की पॉलिटिक्स अमेरिका और इंडिया की मिक्स मैच जैसी देखने को मिलती है, क्वासी प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्ट्रियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अभी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि फ्रांस के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपका जो कनेक्शन है टॉपिक से वो जो है कि आपका टूटना नहीं चाहिए। हमने आपसे अभी एग्जांपल्स में बोला कि फ्रांस में इलेक्शन हुआ और दूसरी तरफ यहाँ पे हमने कहा इंडिया पहला, और उसके बाद एक तरफ हमने यूएसए की बात किया। हमने यूएसए में कहा कि यूएसए में प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट सिस्टम है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सब कुछ होते हैं।
बट इंडिया में आपको देखने को मिलेगा पार्लियामेंट्री मेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। अब इनमें डिफरेंसेस पता हो जाए। दो जो हेड होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, लेकर के यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ, हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो जब हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात आती है तो प्रेसिडेंशियल में आपका प्रेसिडेंट देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट जो होता है ये होता है। बट अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें देखिए जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये हेड होता है। और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम एक नाम से और भी जानते हैं, जिसको कहते हैं प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, आई होप कि गेटिंग माई पॉइंट करेक्ट वे। और इसी के साथ अब हम और चल कर के बात करें जब, तो एक चीज़ और आपको कंसीडर यहाँ पे कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए इसके बारे में हम आपको कंसीडर करवा रहे हैं। और इंडिया में प्रेसिडेंशियल है यहाँ पे है, और हमारी बातें हो रही हैं, ये सब कुछ होता है। इनका इलेक्शन प्रेसिडेंशियल में यूएसए में आपका 4 साल के लिए बनते हैं, ये आपका फॉर द 5 ईयर के लिए बनते हैं, जनरल इलेक्शन होता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें लेकर के आपका फ्रांस से, अगर हम बात करते हैं फ्रांस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक अलग वेव या फिर तरीका देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है कि एक सेकेंड, थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं। यहाँ पे जो प्रेसिडेंस पार्लियामेंट्रियल या प्राइम मिनिस्ट्रियल जो होते हैं दोनों में, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड प्राइम मिनिस्ट्रियल एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये होता है, इनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के वर्क बटे होते हैं। क्या होते हैं बटे, ये इनका बात हमें पता हो। प्राइम मिनिस्टर एक तरफ हो गए, और एक तरफ आपका प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस का। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ओके, यहाँ पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा वीक होते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपका प्रेसिडेंट की बात आती है, तो आपका जैसे फॉरेन जो पॉलिसी होती है, मतलब मेजर, जो आपका एक तरह से कहते हैं जो मेजर मेजर सिस्टम होता है वो प्रेसिडेंट देखता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो होता है वहाँ का, वो डोमेस्टिक पॉलिसी को ही जो है कि केवल मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है। दैट्स वाई important of the president in the France is more crucial than the prime minister of India। ओके, ये चीज़ें इतनी क्लियर हो गई, तो वहाँ पे इलेक्शन हो रहा था, इस वजह से करते हैं। जैसे फॉरेन हो गया, फिर आपका रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें आपका यहाँ पे होता है। अभी फ्रांस में यह देखने को मिला है कि वहाँ पे जो राइट विंग मैक्रोन इमोरन जो होते हैं, इनका होता है, तो उनका जो है कि पार्टी राइट विंग होती है, वो जो है कि उतनी अच्छे से नहीं कर पाती है, और जो है कि लेफ्ट पार्टी जो है कि उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करती है। ब्लॉक यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी सीट या परसेंटेज जो कि बोला है, 188 सबसे लार्जेस्ट, a new popular front in symbol and a national rally alliance league public। ये सभी पोलिटिकल पार्टी टोटल नंबर्स ऑफ द सीट इन द पार्टी स्टैंड एलाई 577 है, उसमें जो मेजोरिटी में आएगा दे वुड बी प्रेसिडेंट। अब आगे आके बात कर देंगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी विजिट, यहाँ पे देखेंगे मोदी मॉस्को मैसेज डिपेंडाइट ऑन द सोल्यूशन ऑन द बैटल फील्ड को लेकर के हम ये देख रहे हैं कि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में बात करेंगे, तब इस टॉपिक को हम प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। वास्तव में
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का विजिट करना मॉस्को में किस हद तक इसका महत्व रखता है। हम बैकग्राउंड चलते हैं और बैकग्राउंड के साथ ही आपके साथ हम बात करेंगे। यहाँ पे आप रेडी हो जाइए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा यहाँ पे, तो इस वजह से आप अलर्ट रहेंगे। हमने क्या कहा न्यूज़ में, न्यूज़ में जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस न्यूज़ में ये है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी, ठीक है, मोदी जो है कि मॉस्को मॉस्को में जो है कि विजिट किए, रशिया, रशिया की जो कैपिटल है। अब ये समझिए, ये इस सिचुएशन में ये विजिट कर रहे हैं कि जहाँ पे यूक्रेन और एक सेकेंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ, जहाँ पे यूक्रेन प्लस और रसिया के बीच में पिछले 3 से 4 साल में वार चल रहा, उसी समय इंडिया रसिया के हेड ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट से, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलता है। तो अब ये देखिए, तो क्या आपको लगता है यूक्रेन इंडिया की बातों, इंडिया के इस काम से थोड़ा सा भी चिड़चिड़ापन रखेगा या नहीं रखेगा? बिल्कुल रखेगा। यहाँ तक कि उसने वहाँ के जो जेलेस्की है हेड, उनका कमेंट भी आया कि वही वाली बात हो गई कि वो जो है कि अ, यहाँ वार हो रहा है और ये आकर के विजिट कर रहे हैं। अब आपको लगेगा कि एक तरफ वार हो रहा है, वहाँ पे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि पीस लानी चाहिए। अगर रसिया के साथ बैठ करके खा रहे हैं एक ही थाली में, इंडिया और रसिया दोनों लोग, ये कहीं ना कहीं बात होगी ना कि कहीं ना कहीं इंडिया रसिया के पक्ष में कि आप वार करिए अगेंस्ट यूक्रेन के। बट यहाँ पे समझने वाली बात होगी। दूसरी तरफ ये मोदी का विजिट करना, ये एक डोमेस्टिक पॉलिसी में थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है। ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है, जैसे मान लीजिए मणिपुर में वायलेशन, कुकी और मैती कम्युनिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट और द एज ए स्टेटस ऑफ द एसटी ट्राइबल्स कम्युनिटी की चल रहा है, वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा मिस्टर राहुल गांधी विजिट इन द मणिपुर। और दूसरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डोमेस्टिक इस तरह के सीरियस केस को ले छोड़ करके फॉरेन में विजिट करते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम्स वाली बात है। तो क्रिटिसिज्म की बात है, वो हम आगे किसी टॉपिक में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बात की है इनको लेकर के, तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं, इंडिया को नहीं जाना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे रसिया में। लेकिन हम आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें, हम ये चाहते हैं कि हम रसिया के साथ कोई एक दिन की दोस्ती या ऐसा कुछ नहीं था कि हम विजिट किए। ऐसा इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि इस रसिया रसिया और इंडिया के बीच में कोई एक नया रिलेशन नहीं है, कई 100 सालों पुराना है। जैसे 1900 जब 17 में 1917 में, ठीक है, 1917 में जब यूएसएसआर की सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन होता है, समाजवादी क्रांति होती है रसिया में, तब भी इंडिया के लोग जो थे, पंडित जवाहरलाल सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे, रसिया की पॉलिसी से इन्फ्लुएंस हुए थे। दूसरी तरफ जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, तो वर्ल्ड बाईपोलार हो गया। क्या हो गया? बाईपोलार। बाईपोलार हो गया। बाईपोलार का मतलब ये हो गया कि दो विश्व में पावर निकल करके आई। एक आपका यूएसए निकल करके आया, एंड दूसरा आपका था यूएसएसआर, जो आज का रसिया है, वही निकल करके आए। और इन दोनों के बीच में दोस्तों, इन दोनों के बीच में आपका जो है कि यूएसए और उसके बीच में 1945 से लेकर के और 1990 तक के बीच में एक वार होता है, दैट इज कॉल्ड कोल्ड वार के नाम से हम जानते हैं इसको। अब मीनिंग ऑफ द कोल्ड वार इज दैट आइडियोलॉजिकल वार, आइडियोलॉजिकल वार के नाम से हम जानते हैं। तो इस चीज़ को हमें कंसीडर करना होता है, किस नाम से? आइडियोलॉजिकल नाम से। विचारधारा, विचारधारा लड़ाई कौन थी? तो जो ये यूएसए था, ये कैपिटलिज्म लिज्म की बात करता था, और दूसरी तरफ जो रसिया था, ये सोशलिज्म की बात करता था, समाजवाद की बात करता था, समाजवाद की बात करता था। और ये कैपिटलिज्म को इंग्लिश में कहते हैं पूंजीवाद के नाम से जानते हैं, राइट।
ये चीज़ कंसीडर हमें करना है। और दूसरी तरफ दोस्तों, अब बात ये आती है कि करता है, तो जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिया के लिए बड़े चैलेंजेस की बात आई कि हम कैपिटलिज्म की तरफ चलें या फिर सोशलिज्म की तरफ चलें। और क्योंकि दोनों तरफ जाने का मतलब वही होगा, सांप छछूंदर वाली हाल, कि ना निगल पाना ना उगल पाना। क्योंकि अभी हम 1947 में कोलोनियम कोलोनियलिज्म जिसको कहते हैं उपनिवेश निवेशवाद से हम अभी अभी आज़ाद हुए थे। तो इस कंसीडर में इनको ये दुविधा थी, तो इंडिया ने किसी भी ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी नहीं हुआ। और इसने अपना एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करूँगा। और इंडिया ने अपना ना तो इनके साथ गया और ना ही इनके साथ गया। और इनकी कुछ जो अच्छाइयाँ थी, इनके जो गुड मतलब वर्क थे, ये काम किए। और एक थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया ने जनरेट किया। इंडिया ने क्या किया, थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो है कि क्रिएट किया, जिसको नैम के नाम से पुकारते हैं। नॉन, यहाँ पे लिखा नॉन अलाइनमेंट अलाइनमेंट मूवमेंट, क्या नाम है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं गुट गुट निरपेक्ष निरपेक्ष के नाम से जानते हैं। इस नाम से गुट निरपेक्ष के नाम से जानते हैं चलता है। और आज यही थर्ड वर्ड जो नेम है, इसका जो है कि रीनेम किया गया है। ठीक है, रीनेम किया गया। और उस रीनेम का नाम है, जैसे कहते हैं, ग्लोबल ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ के नाम से। हालांकि कुछ थिंकर्स या इंटेलेक्चुअल लोग इस बात से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो लेकिन लिबरल हैं और जो चीज़ों को मॉडरेट टाइप में बात करते हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो जब ये ऑर्डर बना, तो अमेरिका की जो कैपिटलिज्म की विचारधारा थी, इसने ये कहा कि अगर आप इंडिया को स्पेशली, कि अगर आप मेरे साथ नहीं हो, पूंजीवाद के साथ नहीं हो, तो हम ये जानेंगे सोशलिज्म, समाजवाद के साथ हो। बट रसिया ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। अगर आप अकेले रहना चाहते, किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते, और आप अकेले रहना चाहते, डोंट वरी, आप अकेले रहिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो उस समय जब ये बात रसिया ने कहा कि आप इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी पॉलिसी कर सकते हो, तो इंडिया के लिए एक बूस्ट था। और रसिया, यहाँ से मैं बात करूँ, यूएसएसआर, तो ये बात नहीं है कि इन्होंने यह कहा कि चीज़ों को लेकर के कंसीडर करना कि हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। तो रसिया ने कहा कि इट्स ओके, आप अलग एक ग्रुप बनाए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इसने बनाया। तो इसी समय से रसिया और इंडिया के बीच का जो रिलेशन है, रिलेशन बाईलेटरल की जो हम बात करते हैं, इसमें इसने एक अलग चीज़ों को कंसीडर करने की कोशिश किया। बाईलेटरल रिलेशन बहुत अच्छा हुआ। और यह आकर के आपका 1970 में जो फ्रेंडशिप जो ट्रीटी हुई थी वो प्रूव कर देती है। कब? जब 1971 का अब इंडिया और पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान से वार होता है। इस कंसीडर करते हैं, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ईस्ट पाकिस्तान के बीच में 1971 में वार हुआ था, और इंडिया उसको डिफीट किया था। और वह जीत करके उसको जो कि ईस्ट पाकिस्तान को किस नाम से बना दिया गया, बांग्लादेश, बंगाली नाम से बना दिया। तो इस वजह से आप अगर ये बैकग्राउंड आप समझ रहे हैं, क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच में एक तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कुडनकुलम करके, क्या नाम है, यहाँ पे अभी आगे हम बात करेंगे। उस आधार पे आप ये नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के विजिट जो है मॉस्को के लिए, कोई एक हमारा इंटेंशन है, हमारा ये रूटीन विजिट और मीटिंग है, राइट। और इससे कोई यूक्रेन को हम इन्फीरियर या फिर उसको कुछ मतलब इस तरह के शब्द यूज करें, ये गलत है। हमारा एक बायलेटरल मीटिंग है, हम उनके साथ अच्छे रिलेशन इस वजह से गए। और इस वजह से नहीं कहें कि हम रसिया को प्रमोट करें कि यूक्रेन के ऊपर अटैक करो। हमने क्रिटिसिज्म भी ये किया है कि बातें बैठ करके उनकी वार नहीं होते,
ह्यूमनिज्म के हम सपोर्ट में होते हैं। तो आप इस आधार पे आप ग्राउंड दे सकते हो कि इंडिया की जो विजिट है ये ग्लोबल नहीं है, एक बायलेटरल है, दोनों के बीच की है। क्योंकि इंडिया इंडिया एंड रसिया दोनों का ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं वहाँ पे, यहाँ पे ग्रुप्स हैं जहाँ पे ये दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है और दोनों मेंबर भी हैं। जैसे एस सी ओ की अभी मीटिंग हुई है, संघाई कोऑपरेशन अस्थाना कजाकिस्तान में हुई है। दूसरा आपका ब्रिक ब्रिक्स में हुआ है इसमें मीटिंग, राइट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इंडिया एंड रसिया बोथ आर टुगेदर फॉर द कॉमन अब्यूज। तो इस पॉइंट्स पे आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन मास्को नॉट फॉर इंटेंशनली इज ये बायलेटरल रूटीन मीटिंग है ये। ओके, अब आगे आइए हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। बहुत से मॉस्को डिक्लेरेशन किया गया है, आगे आइए देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको हम आगे कंसिडर करेंगे। कंसिडर करने के बाद थोड़ा सा हम भी फास्ट कर लें, ये इनकी मीटिंग विजिट है वहाँ पे उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है। मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज करूँगा फ्रेंड्स, हमें टाइम दीजिएगा। ओके, अब थोड़ा सा जूम आउट भी कर लेंगे। जूम आउट करने के सबसे पहले आप यहाँ पे हम बात करेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। ट्रैकिंग अक्यूज आउट ऑन बेल, वायलेशन राइट टू प्राइवेसी। अच्छा थोड़ा सा और जूम, हाँ ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। आप थोड़ा सा बताएंगे तो थोड़ा सा मैं कर सकता हूँ। ओके, एक सेकेंड थोड़ा सा। अब दिख रहा होगा आपको शायद, अगर आप लोग देखेंगे तो दिख रहे होंगे शायद। थोड़ा सा हम और भी कर सकते हैं, इसमें करने की बात है ना, थोड़ा सा ज़्यादा जूम आउट हो जाता है ना तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, ब्लर आता है, उसमें से रिमोट देना हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे। अ, हाँ तो यहाँ पे आप आइए बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा चीज़ों को कंसीडर करके, ट्रैकिंग अक्यूज आउट ऑन बेल पानी चाहिए, वायलेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। सबसे पहले आप देखिए बेल का मतलब क्या होता है। बेल होता है और राइट टू प्राइवेसी, तो इसका सबसे मतलब पहले समझिए कि ट्रैकिंग अक्यूज आउट ऑन द बेल के रूप में ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट एक आया है कि अगर कोई क्रिमिनल या फिर इस तरह का अक्यूज उसको बेल पे छोड़ा गया है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर उस पर विजिलेंस लगाती है, दैट इज वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 21, दैट इज मेंशन राइट टू प्राइवेसी ऑफ द इंडियन कोड, दैट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, देखिए इसमें चल रहा है। हम्म, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ठीक है काम करेगा। अब इसमें आपको पहले हम समझाते हैं डायग्राम से, डायग्राम से समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अभी किससे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लेकर के, ठीक है। अब कहा है कि अगर कोई अक्यूज अक्यूज ऑन द बेल, बेल पे, बेल का मतलब ये होता है कुछ समय के लिए आपको बाहर छोड़ा और उस पे वो विजिलेंस रखती है, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या करता है। तो ये कह रहे हैं तो वो क्या होता है, वोइलेशन ऑफ प्राइवेसी, ठीक है वायलेशन। और वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपसे क्या है, तो जब हमारा बात करते हैं
फंडामेंटल राइट की जब बात करते हैं तो हमारा पता है, हमारा पार्ट थर्ड और आर्टिकल आपका 12 से लेकर के आपका कहाँ तक है, 35 तक है। और इसमें 6 फंडामेंटल राइट है हमारे। कितने फंडामेंटल राइट है? 6 फंडामेंटल राइट है। और उनमें से फ्रीडम राइट टू फ्रीडम की जो बात होती है, फ्रीडम की जो बात होती है, इसमें क्या होता है कि जो आर्टिकल आपका 19 से लेकर के 22 तक है, उसी के बीच में आपको आर्टिकल 21 दिखाई देता है। और इसी में जो है कि राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है। किसके अंतर्गत? जो आधार आधार एक्ट लाया गया था उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए पुट्टा स्वामी केस, क्या है, पुट्टा स्वामी स्वामी केस, केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर अंडर आर्टिकल 20। ओके, तो यह यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर कोई विजिलेंस करता है तो दैट इज अ वायलेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऐसी कांट परमिट, हम परमिट नहीं कर सकते कंटिन्यूसली पीप इनटू प्राइवेट लाइफ ऑफ द अक्यूज इन लार्ज ऑन द बेल by the imposing the arbitrary conditions since that will violate the right to privacy accusation की बात करते हैं। इस चीज़ को देखिए। अब आगे आइए हम बात करते हैं, कुछ और आर्टिकल्स पे चलेंगे। यहाँ पे हम कोई और आर्टिकल लेंगे। हाँ ओके, अभी इस आर्टिकल को लेकर के हम बात करेंगे, ठीक है। अभी ये वाला आर्टिकल है। इस आर्टिकल में हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा हम इनलार्ज करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों का डिमांड है भाई कि इनलार्ज करिए थोड़ा सा, ठीक है। हम जहाँ तक कर पा रहे हैं ज़रूर कर रहे हैं आपका, ठीक है। पूरा आर्टिकल है। यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु ने एक पैनल का इस्टेब्लिशमेंट किया है। तमिलनाडु ने एक पैनल का इस्टेब्लिशमेंट किया है और उसने कहा है कि हम यह इस पैनल का, पहली बात तो इस पैनल को हेड किया गया तो किसके द्वारा किया गया, ये जो कि रिटायर हाई कोर्ट ऑफ द जज हैं, इनका नाम है एम सत्यनारायण मूर्ति। क्या नाम है? एम सत्यनारायण मूर्ति के अध्यक्षता में ये कमेटी तमिलनाडु ने इस्टेब्लिश किया है। किस लिए किया है? इसके लिए कहा है कि जो अभी 1 जुलाई को जो 3 क्रिमिनल्स लॉ हैं, जिसको कहते हैं आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, 3 जो लॉ को रीनेम हिंदी में करके क्या, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो इसने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके अपना काम करना शुरू किया। कब? 2021 में। अब उसके लिए इसने किया है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सेंट्रल, अब सवाल है क्या सेंट्रल के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को स्टेट गवर्नमेंट उसमें अमेंडमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती? तो कर सकती है, बट लॉ शुड बी कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन पे यूनियन बनाएगा, स्टेट पे स्टेट, कंकरेंट लिस्ट पे दोनों लोग बनाते हैं। और एक चीज और, क्रिमिनल लॉ पार्ट ऑफ द लिस्ट थर्ड ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझे, क्रिमिनल जो है कि 7th शेड्यूल के थर्ड पार्ट में आता है, मतलब थर्ड लिस्ट का मतलब किसमें आता है? करेक्ट लिस्ट। दूसरी चीज, आर्टिकल अंडर आर्टिकल 246(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर बोथ स्टेट असेंबली। जो आर्टिकल, अब सवाल यहाँ पे अभी फिर से मैं तोड़ मरोड़ के बताऊंगा। आर्टिकल 264(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर टू बोथ स्टेट असेंबली एंड पार्लियामेंट असेंबली टू
मेक द लॉ ऑन द कंकरेंट लिस्ट, मगर when the state law and the central law subject in the conflict, and then article 254 of the Indian Constitution state that state laws shall be void, right, to the extent repugnant. अब ये देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा। हमने कहा तमिलनाडु ने एक गवर्नमेंट ने एक पैनल इस्टेब्लिश किया और इसने 3 लॉ जो 1 जुलाई को है कि उसको अब जो है कि रिव्यू करके अमेंडमेंट करेगी। तो ये लॉ जो बनाए जाते हैं, ये लॉ किसमें होना चाहिए, आपका जो 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी अंतर्गत जब होते हैं तो अब उसमें कर सकता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 शेड्यूल हैं, 1, 2 एंड थर्ड शेड्यूल में ये मेंशन करते हैं। तो 2 जो यहाँ पे आपका आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल क्या है 246, इसके अंदर कर सकते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट हो तो अंडर आर्टिकल 254 ये जो कि उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अब आइए हम आगे चलते हैं, वो जो आर्टिकल्स होंगे उनकी बात करेंगे। ये हम अलग से इंडियन साइन ट्रीटी के बारे में देखिए, इंडिया ने हाई सी ट्रीटी एक इस्टेब्लिश की गई तो उसको रेटिफाइड कर दिया है। आगे हम बात करेंगे। दूसरी बात आगे चलते देखते हैं, ट्रेड पॉलिसी ऑफ द रीसेट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, नीट का ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखिए चीज जैसे है बंगाल, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है। और हाँ देखिए उदयगिरी एक केव है, क्या है उदयगिरी केव, यहाँ पे हमें बात करिए कहाँ पे है ये उदयगिरी। उदयगिरी केव कहाँ पे, भुवनेश्वर उड़ीसा में, वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिट कर रहे हैं। अब उसके बाद आगे क्वेश्चंस में देखेंगे क्या, एम्प्लॉयमेंट रेट वो अलग चीज़ है, देखिए ये भी अलग है, हम आगे बात करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक डेप्थ। सबसे पहले वाइट गुड क्या होता है, वाइट गुड जैसे मान लीजिए घर में फ्रिज है, कूलर है, एसी है, देखिए वॉशिंग मशीन, दैट इज कॉल्ड जो डोमेस्टिक यूज के लिए चीज़ें आती है, वॉशिंग मशीन, प्रेस, हीटर, कूलर, फ्रिज, पंखा, दैट इज कॉल्ड वाइट गुड। ठीक है, अब आगे आइए, आगे चल करके बात करते हैं जो आर्टिकल्स दिया गया है। अब ये आर्टिकल ये दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें दिया गया वर्ल्ड बैंक जो होती है वो कैसे क्लासीफाई करती है किसी कंट्री को, हाई इनकम पर हाई हाई इनकम, अपर मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम, लो इनकम एंड नॉट क्लासिफाइड, कैसे करती है। हम इसका अलग से सेपरेट आपसे लेक्चर बनाएंगे। हरिकेन क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे। बेरियल बेरियल एक हरिकेन ट्रॉपिकल साइक्लोन है, कैरेबियन सी में ओरिजिन हुआ है। तो 3 आर्टिकल्स हम अलग से बताएंगे। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। पहले तो एक है जो ट्रीटी है, ट्रीटी नोट करिएगा, एक हाई सी ट्रीटी है। दूसरा आपका वर्ल्ड बैंक इनकम जो क्लासिफिकेशन करते हैं। और तीसरा हरी हरिकेन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसके बारे में हम अलग से 3 बात करेंगे। इसका बस इतना ही बात करेंगे और आगे फिर हम आएंगे करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस को लेकर, फिर नए जोश और नए उत्साह के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर अगर हमें लगेगा कि नहीं कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए इन्फॉर्मेशन, आई वुड बी हियर। और एंड देन थैंक यू फॉर डिस्कशन, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। ओके।